गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों के चैप्टर 6 कंप्लीट हो गए होंगे, क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे और आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो काफी बर्निंग टॉपिक है, मार्जिनलाइजेशन। बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि किसी भी कम्युनिटी को या किसी को भी हाशिए पर लाना। हाशिए किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे कोई सर्कल है, उसका जो किनारे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हाशिया। यानी किसी को भी हाशिए पर ले जाना, किसी को भी साइड कर देना, सेंटर से उसको साइड पे लगा देना कि तुमको तो हम बाद में देखेंगे या फिर तुम भाड़ में जाओ, ज्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन करना। तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इसी को समझने जा रहे हैं कि कोई भी किस तरह मार्जिनलाइज्ड हो जा सकता है, सोशली, इकोनॉमिकली कैसे लोग मार्जिनलाइज्ड हो सकते हैं, या कैसे लोगों को कौन से फैक्टर से जो किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो मार्जिनलाइज्ड फील करवाते हैं, सोशली या फिर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, किसी भी तरीके से। तो चलिए बच्चों, आज का जो पॉलिटिकल साइंस है वो इसीलिए हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो काफी आज के टाइम में ऐसा है जैसे जीवित सब्जेक्ट के रूप में हम इसको देखते हैं। यानी जो भी आजकल हमारे देश में चल रहा है, या जो भी हमारे देश का सिनेरियो है, या देश में पीस होता है, देश में कोई किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये सारी चीज पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करती है। ये सारी चीज हमें पॉलिटिक्स में मिलती है कि क्यों कोई भी जो है प्रोटेस्ट करता है, क्या वजह होती है प्रोटेस्ट करने की, उसके कौन से जो है राइट्स उसको नहीं दिए जाते, कौन से राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है जिसको वो पूरा नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसके बारे में गाइडलाइंस रखी हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से आज के टाइम में जो खास तौर से पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आज का हमारी हर चीज में हमें पॉलिटिक्स दिख रहा है, इवन कि हमें स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की भी, पॉलिटिक्स की भी एक लिमिट होती है। आप इसको स्पोर्ट्स में घुसा के ना देखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नजरिए से देखें। किसी भी चीज में हार जीत होती रहती है, सब चीजों को अपने दिल पे ले लेना अच्छी बात नहीं होती। पॉलिटिक्स की भी एक लिमिट होती है, उसको टेक्नोलॉजी से या फिर उसको स्पोर्ट्स से, इन सारी चीजों से अलग करके देखना चाहिए। ओके, तो चलिए आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे। मैंने आपको इतनी सारी बातें इसीलिए बताई क्योंकि ये सारी चीजें मार्जिनलाइजेशन में इंक्लूडेड हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कीजिएगा या फिर इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड? कि सोशली मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब क्या होता है? यानी सोशल यानी सामाजिक रूप से किसी को हाशिए पर लगा देना। यानी हम सोसाइटी में किसी को ऐसा फील करते हैं कि मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, या हम किसी को ऐसा फील करवाते हैं, तो क्यों फील होता है ऐसा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स ऑफ और फ्रिंजेस एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब यही है कि हाशिए पर लग जाना, किसी भी चीज के हाशिए पर, किनारों पर लग जाना, और जो थिंग्स के जो सेंटर है उनसे हट जाना। यानी आप बीच में नहीं रहते, आप बिल्कुल साइड में लग जाते। साइड में लग जाते तो क्या होता है, आपके ऊपर नजर नहीं पड़ती, आप साइड ही में रह जाते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी सोशल कंडीशन कैसी है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकली आप पे कैसा आपके साथ बिहेव हो रहा है, तो ध्यान नहीं जाता। ओके, दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन क्लासरूम और प्लेग्राउंड। ये कुछ ऐसी चीज है जो आप में से कुछ लोगों ने जरूर फील की होगी। अब आप देखिए, आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, ये हमारी बुक की सबसे अच्छी बात है। आप बहुत ज्यादा सोशल तो नहीं रहते होंगे, आपने अभी जिंदगी की बहुत सारी पहलुओं को नहीं देखा होगा, बट आप क्लास में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो क्लासरूम में आपने कभी, आप या तो आप खुद आपने ऐसा फील किया होगा, या फिर आपने अपनी क्लासमेट को कभी ऐसा फील करते हुए महसूस जरूर किया होगा कि इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट ऑफ पीपल इन योर क्लास, अगर आप वैसे नहीं है जैसे आपकी क्लास के ज्यादातर बच्चे हैं, दैट इज इफ योर टेस्ट इन म्यूजिक और फिल्म इन डिफरेंट। वो इस वजह से है क्योंकि आप जो
म्यूजिक सुनते हैं या फिर जो आप फिल्म्स देखते हैं वो डिफरेंट है। यानी आज के टाइम में लोग ज्यादातर कैसे डिशुम भुशुम 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 वाले जो म्यूजिक वाले जो गाने होते हैं वो सुनना पसंद करते हैं, बट आप ऐसे हैं कि आपको आ वाले गाने सुनने पसंद है। तो इसकी वजह से आप अपनी क्लास के ज्यादातर बच्चों की वजह से अलग हैं। इफ योर एक्सेंट मार्क्स यू आउट फ्रॉम अदर्स, अगर आपका एक्सेंट ऐसा है, बोलने का आपका लहजा ऐसा है जो दूसरों से डिफरेंट है। इफ यू आर लेस चैटी देन अदर इन योर क्लास, अगर आप अपने क्लास में दूसरे बच्चों के मुकाबले कम बोलते हैं। इफ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट दैट मेनी ऑफ योर क्लासमेट्स लाइक, अगर आप डिफरेंट स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं उन बच्चों के मुकाबले, मतलब आपकी क्लास के जो ज्यादातर बच्चे जो स्पोर्ट पसंद करते हैं आपको वो पसंद नहीं आता। इफ यू ड्रेस डिफरेंटली, अगर आप थोड़े डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, द चांसेस आर दैट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन बाय योर पीस। तो इस बात की संभावना है पूरी तरीके से कि आपको जो आपके पीर्स हैं वो अपने आप में इन करने में, यानी अपने आप के साथ मिलाने में, आपके साथ दोस्ती करने में वो आपको मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आपको अपने साथ नहीं मिलाएंगे। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, इसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप उनमें से नहीं हैं या वो आपके साथ नहीं है। एज इफ व्हाट यू से, फील एंड थिंक, हाउ यू एक्ट आर नॉट क्वाइट राइट और एक्सेप्टेबल टू अदर्स। इसी तरह आप ये सोचने लगेंगे कि जो आप कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, जो कार्य आप करते हैं वो सही नहीं है या फिर वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से कोई भी इंसान अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर सकता है, और वो बच्चा जो क्लास में दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है तो वो भी हाशिए पर लग जाता है। वो जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो उनसे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो वो भी मार्जिनलाइज। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करते। यकीनन आपने ये वाला एग्जाम्पल तो हर क्लास में फिक्स होता है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, कुछ 2-3 बच्चे जो मतलब पढ़ने की उनके अंदर इच्छा होती है पर वो कमजोर होते हैं, तो वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। उनको क्लास में जो है उनकी एजुकेशन की वजह से या उनकी जो एबिलिटी उसकी वजह से उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है। टीचर्स भी उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस हुआ कि नहीं। तो ये तो आपने जरूर देखा होगा। तो बच्चों इसी तरह जो लोग हाशिए पर आ जाते हैं, जो सेंटर पर नहीं रह जाते, वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। उन्हीं को मार्जिनलाइज्ड पीपल कहते हैं, इसी को मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। As in the classroom, in the social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. इसी तरह क्लासरूम में, जैसे क्लासरूम में इसी तरह सोशल इन्वायरमेंट में भी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कुछ कम्युनिटीज जो है वो अपने आप को ऐसा ही फील कराते हैं, अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करते हैं, उनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और उनका ऐसा फील करवाना मतलब दूसरों से अलग फील करवाना जिसको मार्जिनलाइजेशन बोला जाता है, वो इसलिए कि शायद कि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं इसीलिए वो दूसरों से अलग दिखते हैं। फॉलो डिफरेंट कस्टम, वो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी, वो डिफरेंट कस्टम को फॉलो करते हैं या फिर वो दूसरी ग्रुप से, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके अलावा वो दूसरे ग्रुप से, दूसरे रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, इस वजह से वो लोग मार्जिनलाइज अपने आप को फील करते हैं। दे में आल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर, और लोग इसलिए भी अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर सकते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। यानी जो लोग अमीर होते हैं और अगर वहां पे कोई गरीब बंदा हो तो वो अपने आप को हमेशा हाशिए पर, हमेशा अपने आप को मार्जिनलाइज फील करेगा। कंसिडर टू बी ऑफ लो सोशल स्टेटस एंड व्यू एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, और वो अपने आप को जो है लो सोशल स्टेटस की वजह से वो दूसरे इंसानों से अपने आप को नीचा इंसान, बहुत कमजोर इंसान फील करता है। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यू विद हॉस्टिलिटी एंड फियर, और कभी कभी तो यह मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को डराया जाता है, उनको मतलब धमकाया जाता है। This sense of difference and exclusion leads to community not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights। और ये जो सेंस ऑफ डिफरेंस है, यानी ये अपने आप को बिल्कुल अलग फील करना, मार्जिनलाइज फील करना, ये क्या करता है, लोगों को उनके रिसोर्सेज तक, उनके अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने से रोकता है, और वो लोग ऐसे लोग जो है अपने राइट्स को हासिल करने में जो है वो सक्षम नहीं रहते। यानी वो अपने राइट को हासिल, जो उनके हक हैं वो उनको तक हासिल नहीं कर पाते। They experience a sense of disadvantage and powerlessness vis-a-vis more powerful and dominant section of society who own land, are wealthy
बेटर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकल पावरफुल। और ये जो डिसएडवांटेज का सेंस है, यानी ऐसे लोग जो है वो अपने आप को काफी डिसएडवांटेज और पावरलेस फील करते हैं उन लोगों के मुकाबले जिनके पास, जो डोमिनेंट सेक्शन के पीपल हैं, जिनके पास अपनी जमीन है, मालदार हैं, वो बेटर एजुकेटेड हैं, पॉलिटिकली पावरफुल हैं, उनके मुकाबले में जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं वो अपने आप को काफी पावरलेस फील करते हैं। दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फीयर। इसी वजह से मार्जिनलाइज शायद ही किसी ने कभी फील किया हो। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। और इसी तरह बच्चों कुछ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी ग्रुप को सोशली सोसाइटी में मार्जिनलाइज फील करवाते हैं, यानी वो ऐसे काम करते हैं। इट मीन्स कुछ जैसे कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बयानबाजियों की वजह से वो किसी भी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज फील करवा सकते हैं। जैसे कि आप आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं कि वो अपनी बयानबाजियों की वजह से अपनी मतलब जो पॉइजन जो उगलते रहते हैं आकर मीडिया पर, उसकी वजह से किसी भी समाज को वो हाशिए पर लगाने की कोशिश करते हैं, किसी भी कम्युनिटी को वो दूसरों से बिल्कुल अलग करने की कोशिश करते हैं। उनकी ड्रेस की वजह से, उनकी रिलीजियस की वजह से जो है उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे इंडिया का बर्निंग टॉपिक चल रहा है बच्चों। होप्स हो कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसको आगे और अच्छी तरह से समझते हैं। In this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today. इस चैप्टर में आप दो कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिनको आज के इंडिया में आज के टाइम में जिनको सोशली मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिनको सोशली मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं वो दो कम्युनिटीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन दोनों कम्युनिटीज को, या फिर हम किसी भी कि कोई भी इंसान जो है मार्जिनलाइज कैसे हो जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन, तो पहली कम्युनिटी है आदिवासी की कम्युनिटी। तो अब देख लेते हैं कि एक आदिवासी कैसे मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, कैसे उनको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है। चलिए यहाँ पे स्टोरी बोर्ड है आपके सामने, इसके द्वारा हम समझेंगे। तो होप्स हो कि आपको नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा तो हम पढ़ रहे हैं, आपको सुनाई देगा, आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली में एक आदिवासी फैमिली है जो कि रिपब्लिक डे पे टीवी पे परेड देख रही है, रिपब्लिक डे की। सोमा एंड हेलन वो अपने ग्रैंडफादर के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सोमा इस लड़की का नाम है और हेलन इस बॉय का नाम है। तो सोमा बोलती है ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, देखो आदिवासी का फ्लोट आया। मतलब परेड में सब लोग अपने अपने कल्चर के वो दिखाते हैं ना, शोज दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने कल्चर को। अब यहाँ पे ये हेलन पूछा है दादू वाई डू ऑलवेज शो आदिवासी इज ओनली डांसिंग, कि ये आदिवासी को हमेशा नाचते हुए क्यों दिखाते हैं, कुछ और करते हुए क्यों नहीं दिखाते। मतलब वो उनको एज ए आर्मी, एज ए फोर्स में या फिर कुछ और करते हुए क्यों नहीं दिखाते, वो हमेशा नाचते हुए क्यों दिखाते हैं। अब यहाँ पे यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट इट, हाँ इस वजह से क्योंकि वो लोग जो है हमारे बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते। The lives of, अब दादू बोल रहे हैं, the lives of आदिवासी are very rich, most people don't know that, कि जो आदिवासी की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा रिच, मतलब बहुत ज्यादा केयर फ्री और बहुत खुशबाश एंड देन बहुत रिच पीपल्स की तरह वो लोग रहते थे, और मोस्ट ऑफ पीपल इस बात को नहीं जानते। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दादू बता रहे हैं दादू अपनी कहानी बता रहे हैं कि किस तरह उनकी वो एक रिच और एक केयर फ्री लाइफ गुजारते थे और कैसे वो एक मार्जिनलाइज्ड पीपल में शामिल हो गए। When I was young, our village in Orissa was beautiful. जब मैं छोटा था तो हमारे जो विलेज था उड़ीसा का वो बहुत खूबसूरत था। We got everything we needed from the land and forest around us. We in turn respected the land, the forest, the river. जो हम हर उस चीज को हासिल कर लेते जिसकी हमें जरूरत थी, हम वहाँ की जमीन से, जो फॉरेस्ट थे उसके चारों तरफ उनसे, और हम जो है इसके बाद जो है हम अपने लैंड को, फॉरेस्ट को, रिवर को, उनकी रेस्पेक्ट करते थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं सडनली अचानक क्या हुआ, वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट अवर्स, हमसे कहा गया कि जो जंगल है वो हमारा नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को काट डाला। इफ वी प्रोटेस्ट द बीट अस देन दे टुक अस टू कोर्ट,
बच्चों यही होता है कि जब कोई अपने हक में प्रोटेस्ट करे, और आज के टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर कोई भी अपने हक में प्रोटेस्ट करता है, अपनी बात कहता है, अपना राइट मांगता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पीटा जाता है, डराया जाता है, उनको कोर्ट्स में घसीटा जाता है, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। तो यही दादू बता रहे हैं कि जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हमें पीटा गया, हमें कोर्ट्स ले जाया गया, वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस, जहाँ पे हमारे लॉयर्स तो थे नहीं, अब आदिवासी के लॉयर्स थे नहीं और ना ही कोई हमारा केस लड़ने वाला था। अब यहाँ पे नीचे बात आ गई, देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। अब ये सोमा पूछ रही कि फिर आपने कैसे सर्वाइव किया दादू। तो यहाँ पे अब बात आ रही, मेनी ऑफ अस वर फोर्स्ड टू लीव अवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय टाउन। हम में से बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि हम अपने घरों को छोड़ दें और हम जो नियर बाय टाउन से हैं उनमें सीजनल वर्क यानी कुछ काम, कुछ मजदूरी का काम ढूंढे। देन द कंपनी वाला कैम, फिर कंपनी वाले आए, यानी जो कंपनी वाले थे वो आए। दे सेड देयर वाज आयरन और अंडर आवर लैंड। उन्होंने कहा कि हमारी जो जिस जमीन पर हम बसे हुए हैं उसके नीचे आयरन और पाया जा रहा है। दे वांटेड टू माइन इट। अब वो उसको खोदना चाहते हैं, खोद कर वो वहां से आयरन और निकालना चाहते हैं। दे प्रोमिस जॉब एंड मनी इफ वी सोल्ड अवर लैंड टू देम। उन्होंने हमारे से जॉब और मनी का वादा किया कि वो हमें जॉब भी देंगे और पैसे भी देंगे अगर हम उनको अपनी जमीन बेचते हैं। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड। कुछ बेचारे भोले भाले विलेजर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अदर्स सेड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स एंड वुड गेट नथिंग। और दूसरे लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारी जिंदगियों को तबाह कर देंगे और ये हमें कुछ देंगे नहीं। उसके बदले में सम गिव थंबप्रिंट्स नॉट रियलाइजिंग देयर वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ। और कुछ लोगों से उन्होंने क्या किया, जाहिल लोग थे बेचारे, अनएजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या किया, थंबप्रिंट्स ले लिए, अंगूठा छाप ले लिया और उनको इस बात का पता भी नहीं लगा कि थंबप्रिंट के द्वारा उनकी जमीनें बिक गई। ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। कुछ ही लोगों के, उनमें से भी कुछ 2-4 लोगों को जो है टोकन जॉब्स मिली और बाकी बट मोस्ट ऑफ अस, और उनमें से जो ज्यादातर लोग थे उन्होंने अपनी जमीनों को नहीं बेचा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस तरह एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे ट्राइब को किस तरह मार्जिनलाइज करने की प्रक्रिया, प्रोसेस चल रहा है। तो अब देखते हैं जिन्होंने नहीं बेचा उनके साथ क्या किया इन लोगों ने। Then they beat and threatened us. Still, eventually, everyone forced to sell and abandon the land of their forefather. उन्होंने हमें पीटा और फिर हमें डराया गया, यहाँ तक कि हर कोई जो है अपने जमीन बेचने के लिए जो है, अपने फोरफादर्स की जमीन बेचने के लिए उनको बेच दी। उन लोगों ने उनको इतना मजबूर किया गया। अब यहाँ पे जो ये क्या नाम था इसका, सुमोना या सोमा, ऑफ कोर्स यस सोमा। सोमा पूछ रही है दादू को, ओ दादू एंड अवर लैंड व्हाट। फिर दादू हमारे जमीन का क्या हुआ। तो दादू कहते हैं, फॉर अवर 30 acres वी गोट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स अगेन। कि हमें अपनी 30 एकर्स जमीन के लिए बहुत थोड़े से पैसे मिले एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा और मैंने अपने मोस्ट ऑफ फ्रेंड को दोबारा कभी नहीं देखा। अब यहाँ पे दादू बता रहे हैं कि द मनी हार्डली लेस्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनीमोर। के उन पैसों से हम बहुत ही मुश्किल से, मतलब सिटी में इतने थोड़े से पैसों से कैसे कोई जिंदगी गुजर बसर कर सकता है, और हमारे पास कोई मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था ही नहीं। वी वर ऑल क्रैम्प्ड into a tiny rented home। हम सब एक बहुत ही छोटे से रेंटेड होम में रहते थे, रूम में रहते थे। How we missed our carefree life, the open spaces। और हम कितना ज्यादा अपने carefree lives और उन खुली जगहों को मिस करते थे। देख रहे बच्चों, आप लोग दर्द फील कर पा रहे होंगे आई थिंक। After a few years your father got a job in Delhi and we all moved here। और फिर कुछ सालों के बाद तुम्हारे फादर को जो है दिल्ली में जॉब मिली और फिर हम वहाँ पे मूव हुए। दोज वर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। और वो बहुत मुश्किल के दिन थे बच्चों। दैट इज वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। और इसी वजह से तुम दोनों जो है काफी सालों तक स्कूल नहीं जा पाए थे। अब यहाँ पे हेलन बोल रहा है, आई हेटेड गोइंग टू बैक स्कूल। मैं दोबारा स्कूल वापस स्कूल जाने से नफरत करता हूँ। वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस। के हम अपनी जो स्टडीज थे उनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे वो हमारा बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे।
वी स्पोक संथाली एट होम, हम घर में संथाली बोलते हैं, एंड डिड नॉट नो हिंदी, और हम हिंदी नहीं जानते थे। मतलब कि ये आदिवासी थे ना, तो इन लोगों के बच्चों बहुत ज्यादा मजाक बनाया करते थे। इस वजह से ये कह रहा है कि मुझे वापस अगर कभी दोबारा स्कूल जाने का मौका लगे तो मुझे बहुत नफरत है। अब यहाँ पे सोमा बोल रही है बट नाउ, लेकिन अब वी हैव फ्रेंड्स, हमारे पास दोस्त है, आई कैन इवन स्पीक इंग्लिश, सम इंग्लिश नाउ, क्या अब मैं कुछ इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। मतलब कि अब ये लोग तरक्की किए हैं, इन लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है। अब यहाँ पे हेलन बोल रहा है आई विश आई कुड हैव shown my friends our village before it was destroyed, कि मैं काश कि मैं अपने गांव को, अपने दोस्तों को दिखा पाता उसके बर्बाद होने से पहले। दादू बोल रहे हैं यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट अवर विलेज, तुम लोग अभी भी उनको हमारे विलेज के बारे में बता सकते हो। इट हैज अ लॉट टू टीच देम, ये उससे वो लोग ये बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब ये सोमा बोल रही है वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, अवर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी, के एक दिन में अब इस स्टोरी पे जो हमारी स्टोरी है द आदिवासी स्टोरी पे एक फिल्म जरूर बनाऊंगी, ताकि दुनिया भी देख सके कि हम पर क्या गुजरी और आदिवासी ने कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन किया और लोगों ने कैसे उनको मार्जिनलाइज कर रखा है। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोग को इस पूरी स्टोरी बोर्ड से समझ में आया होगा कि किस तरह कोई भी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जाता है, किस तरह आदिवासी मार्जिनलाइज हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। You just read about how दादू was forced to leave his village in उड़ीसा, जैसे कि आपने पढ़ा अभी कि किस तरह दादू को अपने जो उनका विलेज उड़ीसा था उसको छोड़ने के लिए उनको फोर्स किया गया। दादू स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासी इन इंडिया, और जिस तरह दादू की स्टोरी है उसी तरह मिलियन ऑफ आदिवासी की स्टोरी है इंडिया में। इसी तरह उनसे जबरदस्ती उनको मार के पीट के उनसे उनका हक छीन लिया गया, उनसे उनकी जमीन, उनका लाइवलीहुड, मीन ऑफ लाइवलीहुड सब कुछ छीन लिया गया। यू विल read more about the marginalization of this community in this chapter। अब आप आगे जो है इस कम्युनिटी के साथ, इस कम्युनिटी के मार्जिनलाइजेशन के बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को मार्जिनलाइज होने का दर्द भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारे इंडिया में दो कम्युनिटी हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर में बताया गया, एक तो आदिवासी कम्युनिटी और दूसरी है सबसे मोस्ट फेमस और सबसे निशाने पर रहने वाली कम्युनिटी द मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, इनको भी मार्जिनलाइज किया जा रहा है आज के टाइम में। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स जो है इनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत हद तक कर भी दिया है। उनके कॉस्ट्यूम की वजह से, उनके रिलीजियन की वजह से, हर चीज से उनको परेशानी है। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखिए जात पात या रिलीजियस से कुछ नहीं होता, इंसान की सोच और उसका दिमाग डेवलप रहना चाहिए और सबको आपस में पीस और शांति के साथ रहना चाहिए, तभी हमारी कंट्री, हम खुद डेवलप कर पाएंगे। होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। तो चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आएगा, मार्जिनलाइजेशन समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी हम आदिवासी के बारे में और पूरा पढ़ेंगे कि आदिवासी कौन होते हैं, वो कैसे मार्जिनलाइज हुए और जो है उनके डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो को आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो हमारे चैनल लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली